चलिए शुरू करते हैं। कंपनी लॉ देख रहे थे कल सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन लेवल पे बात की थी। लास्ट वो जे ईरानी कमेटी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अब जो नेक्स्ट आंसर है आपका पेज नंबर 4 पे, वो डिस्कस कर लेते हैं। अगेन वो एक जनरल टॉपिक है और बात हो रही है वहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। कुछ सुना है इसके बारे में? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कंसेप्ट कोई सेक्शन का पार्ट नहीं है, इन जनरल टॉपिक है और गवर्नमेंट लेवल पे भी काफ़ी बात होती रहती है और मिनिस्टर्स की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आते रहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो बेसिक आइडिया यहाँ पे ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है इंडिया में बिजनेस करना ईजी होना चाहिए और एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती रहती है, स्किल इंडिया और ये सब चीज़ों पर बात होती रहती है। तो गवर्नमेंट बहुत बार प्रमोट करती है कि आप अपना खुद का बिजनेस करो। और आपने सुना भी होगा मोदी जी बहुत बार प्रमोट करते हैं कि हर कोई जॉब करेगा तो फिर जॉब क्रिएट कौन करेगा। तो बोला जॉब क्रिएटर्स बनो और उस चीज़ पे फोकस करो कि आप दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सको। तो एंटरप्रेन्योरशिप की जो बात हो रही है, पर बात करना एक अलग चीज़ है, बट अगर सच में कोई अपना बिजनेस करने निकलता है तो उसकी क्या हालत होती है ना, वो भी फिर ध्यान रखना पड़ेगा। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कंसेप्ट में प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है कि हम रूल्स रेगुलेशंस और जो एक सिस्टम है उसको उतना सिंप्लीफाई कर दे कि आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले डरो नहीं। पहले के टाइम पे अगर आपको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना हो ना तो हालत खराब हो जाती थी। पेपर वर्क, गवर्नमेंट परमिशन, ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट, इधर उधर सब जगह आपको इतनी जगह भागना पड़ेगा कि आपके 2-4 महीने 6 महीने तो सिर्फ पेपर वर्क में निकल जाएंगे। उसके बाद आपकी हिम्मत बचेगी तो आप अपना बिजनेस करोगे, अदरवाइज सोचोगे यार कोई जॉब ढूंढ लेता हूँ वो बेटर है। तो बहुत लोग ये प्रोसीजरल हैसल की वजह से बिजनेस में एंटर ही नहीं होना चाहते कि वे खुद का सेटअप करने की मेहनत अपने से नहीं होगी। लेकिन यही सारी चीजें अब टाइम टू टाइम आप देख रहे हो कि ऑनलाइन होती जा रही है। गवर्नमेंट की वेबसाइट्स, पोर्टल डेवलप होते जा रहे हैं। आप घर पे बैठ के भी एप्लीकेशंस फाइल कर सकते हो। आपको डिपार्टमेंट में मिनिमम जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट जेरोक्स कराओ, फाइल बनाओ, सबमिट करो, ये सब चीजें आपको कम करनी पड़ती है। तो बिकॉज ऑफ दैट अगर ये प्रोसीजर क्विक हो जाए तो लोग सोचेंगे कि यार इजी प्रोसीजर है तो लेट्स ट्राई, कोशिश तो करते हैं अपना काम करके, अगर सक्सेसफुल हो गया तो अच्छी बात है, लॉस हुआ तो फिर वो डिफरेंट चीज है, वो बाद में सोचेंगे। तो पेपर वर्क को ईजी बनाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, चाहे ये गवर्नमेंट हो या इसकी प्रीवियस गवर्नमेंट हो। तो उसका आपको इफेक्ट आज देखने को मिल रहा है कि हम सारा काम ऑनलाइन करके क्विक प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अब कंपनी फ्रेम करने की बात जैसे यहाँ पे हो रही है, तो कंपनी फ्रेम करने का प्रोसीजर पहले जब ऑफलाइन था तो आपको जाना पड़ता था आरओसी के ऑफिस। तो आप कोई कंपनी सेक्रेटरी को हायर करो, उसको सारे डॉक्यूमेंट दो, वो फाइल बनाएगा, आपके साइन वाइन लेगा फॉर्म के ऊपर, फिर अहमदाबाद आरओसी जाएगा, लाइन में लगेगा, सारे डॉक्यूमेंट जमा करवा के कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा के आएगा। फिर जब कंपनी क्रिएट हो जाएगी तो आपको लेटर आएगा घर पे, उससे पता चलेगा। ये सब प्रोसीजर था। अब उसके बदले सीधा एमसीए की वेबसाइट पे जाओ, सारी पीडीएफ अपलोड करो, ऑनलाइन फाइलिंग करो, डिजिटल सिग्नेचर करो, कंपनी क्रिएट हो गई। तो प्रोसेसिंग टाइम कम हो गया। अच्छा, इसका इंटरनेशनल लेवल पे ना रैंकिंग होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ग्लोबल रैंकिंग होता है कंट्री वाइज, कि भाई इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितना अच्छा है कितना बुरा है। अब इसके लिए पैरामीटर्स क्या होते हैं? अगर कोई नई कंपनी या बिजनेस स्टार्ट करता है तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कितने दिन में हो जाता है, जीएसटी नंबर कितने दिन में आ जाता है। अच्छा, प्रीमाइसिस बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए अप्लाई करता है, कितने दिन में प्रोसेस हो जाता है। ये सारी चीज़ों को पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो जिस कंट्री में प्रोसेस जितना फास्ट होता है उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग में उतना ऊपर रखा जाता है। कुछ कंट्रीज तो ऐसे, न्यूजीलैंड का डेटा आया था, बोले आप वहाँ 30 मिनट्स में कंपनी फ्रेम कर सकते हो। 30 मिनट्स में अपने यहाँ जोमेटो वाला आ जाए, बड़ी बात। अभी सूरत में सिग्नल पे तो पता नहीं। अच्छा, जोमेटो से ऑर्डर करते हुए टाइम पे आ रहा है कि लेट आता है? किसी ने ट्राई किया क्या? सिग्नल वाला सिस्टम आने के बाद तो मैं भी सोच रहा, अभी आइडिया आया, मंगवा के देखता हूँ 30 मिनट्स में पहुँचता है नहीं पहुँचता। हाँ वही, अब लेट आया तो उससे पार्टी मांग लेंगे अपने, भाई तू लेट आया। तो डोमिनोज वाली स्कीम थी ना 30 मिनट्स वाली, अब ट्रैफिक सिग्नल के बाद तो शायद हटा ही देंगे क्या? हाँ वो कर ही देंगे, क्योंकि 15 मिनट तो सिग्नल पे निकल जाते हैं, तो 30 मिनट्स में बेचारा पहुंचाएगा कैसे? तो वो पॉइंट है। बट बात वही है कि ये सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं। अब न्यूजीलैंड जैसे कंट्री में 30 मिनट में कंपनी बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है, क्योंकि उसकी जो पॉपुलेशन है ना वो लैक्स में है। पूरे न्यूजीलैंड की एज अ कंट्री टोटल पॉपुलेशन है 30 लैक्स। अपने सूरत की पॉपुलेशन 80 लाख से ऊपर, ठीक है। तो आप सोच लो कि अपनी पॉपुलेशन की क्वांटिटी, अपने यहाँ 17 लाख तो कंपनी है, उनके यहाँ 30 लाख लोग हैं। तो 30 लाख लोगों में कितनी कंपनियां बनती होगी? कुछ हजारों में, हंड्रेड्स में, और यहाँ बनती होगी थाउजेंड्स में और लैक्स में। तो इतना प्रोसेसिंग फास्ट तो नहीं हो सकता, वो कंपेरिजन फेयर नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि ग्लोबल रैंकिंग में ये सब चीज़ों को पॉइंट्स दिए जाते हैं और इंडिया कोशिश कर रहा है कि हम इसको इम्प्रूव करें। तो जो रैंकिंग है, पहले कुछ 100 के अराउंड थे अपने, अभी कुछ 60 या 65 के अराउंड पहुंचे। तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आया इन सारी चीज़ों की वजह से। आप जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करो तो 3 डेज में अवेलेबल है।
कंपनी के लिए अप्लाई करोगे तो विद इन फ्यू डेज उसका भी प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है ऑनलाइन होने की वजह से। तो इस बारे में यहाँ पे बात की है। तो जो रिफॉर्म्स लेके आए कंपनीज एक्ट 2013 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रख के लेके आए और बहुत सारे छोटे मोटे चेंजेस इन्होंने किए। अब क्या चेंजेस किए ना वो यहाँ पे एनलिस्ट नहीं किए, सिर्फ यहाँ डॉक्यूमेंट्स के नाम दिए। कल जो मैं आपको नहीं बता रहा था अमेंडमेंट एक्ट, तो मेन एक्ट में थोड़े थोड़े सेक्शन चेंज होते रहते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड अमेंडमेंट एक्ट। वो अमेंडमेंट एक्ट की लिस्ट देखो यहाँ पे मिलेगी लास्ट में, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, 2017, 19, 20। तो इसमें ऐसे चेंजेस किए गए जिससे कंपनी फ्रेम करना और उसको चलाना कन्वीनियंट हो जाए, ये पॉइंट है। क्लियर? चलो देखें आगे। अब बात हो रही है डेफिनेशन की। देखो कंपनी लॉ में डेफिनेशन बहुत अच्छी है, मतलब पर्सनली मैं आपको ये बोल रहा हूँ, बिकॉज आपको डेफिनेशन पढ़ के ऐसा लगेगा ही नहीं कि इसमें कुछ ज्यादा याद करना पड़ रहा है। पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि स्टूडेंट ने बनाई है। देख लो एग्जाम्पल देता हूँ, पता चलेगा। डेफिनेशन का जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 2। इसके अंदर बहुत सारे क्लॉजेज हैं, तो अराउंड 100 डेफिनेशन है, तो वो इन बिटवीन आती रहेंगी। कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है क्लॉज नंबर 20 में। देखो एक वो ग्रे कलर का बॉक्स है, उसमें दिखेगी। उसमें लिखा हुआ है अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ये डेफिनेशन है। अब ये डेफिनेशन तो ऐसी है, किसी को जनरली बोल दिया हो कि यार कंपनी क्या होती है और उसको सच में नहीं पता हो क्या लिखना है, तो वो ऐसे ही लिख के आएगा, बोले कंपनी क्या होती है, बोले कंपनी मतलब जो कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड होती है, और क्या। इससे सिंपल डेफिनेशन तो हो नहीं सकती। इन्होंने इसको फॉर्मल डेफिनेशन के तौर पे रखा है, अ कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी लॉ 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनीज एक्ट। अब इस चीज का मतलब है, इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं आपको। इन्होंने ये बोला कि कंपनी क्या है, जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है। साथ में लिखा अगर इससे पहले वाले किसी कंपनीज एक्ट में अगर रजिस्टर्ड हो तो भी वो कंपनी मानी जाएगी। अब ये छोटी सी बात का बहुत बड़ा मतलब है, वो आप समझो। अगर ये पीछे का फ्रेज नहीं लिखते और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, तो उसका इंपैक्ट क्या होता पता है? 2013 से पहले जिन लोगों ने कंपनीज रजिस्टर कराई थी वो कंपनी की डेफिनेशन से बाहर हो जाते। तो डेफिनेशन में आने के लिए क्या करना पड़ता? वापस से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता। तो 2013 से पहले तो कितनी कंपनीज थी इंडिया में, लाखों में होंगी। अब सबको बेफालतू का फिर से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करने का, तो उसमें टाइम और एफर्ट और पैसा कितना वेस्ट होगा। तो इससे तो डेफिनेशन को ठीक से लिख दो। इन्होंने बोला 2013 वाली डेफिनेशन और उससे पहले जितने भी कंपनीज एक्ट इंडिया में बने, किसी में भी अगर आप रजिस्टर्ड हो देन यू आर अ कंपनी। आपको कोई री रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं। तो 1956 का जो एक्ट था अपना, वहां से लेके 2012 तक जिन लोगों ने कंपनीज बनवाई थी उनको इसमें फिर से कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं करना, बाय डिफॉल्ट वो डेफिनेशन में कवर हो गए। अच्छा 1956 के पहले भी कंपनीज एक्ट था, 1912 था, 1898 था, उसके पहले भी था। इंडिया में कंपनी सेक्टर तो 100-200 साल से चल रहा है, तो एक्ट तो बदलते रहते हैं। बट आप किसी भी एक्ट में रजिस्टर हुए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे कवर हो गए। आया समझ में? तो ये डेफिनेशन है। बाकी कंपनी का मीनिंग क्या है वो बता दिया। इसको बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट, सेपरेट आइडेंटिटी, ओनर्स अलग है, हम अलग है, उसकी सेपरेट आइडेंटिटी, ये सब पॉइंट्स पे बात हो रही है। इट इज अ लीगल पर्सन, ये बोला हुआ है। तो ये सब टर्म्स आपको यहाँ पे बताए हुए। अच्छा कंपनी में जो लोग पैसा लगा रहे हैं उनको क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर्स, या फिर दूसरा भी एक वर्ड है उसके लिए, मेंबर्स। अब मेंबर्स में और शेयर होल्डर्स में मोर और लेस ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ कंडीशंस में दोनों में डिफरेंस आता है, बट वो सेक्शन आएगा तब बताऊंगा, अभी उसमें नहीं जा रहे। अभी आपके लिए मेंबर्स और शेयर होल्डर्स एक ही है, वैसा आप मान के चल सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आओ। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं कंपनी के बारे में। हाँ अब ये यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं, आपको कुछ पॉइंट्स में भी पता भी होंगे, याद भी होंगे। कंपनी की कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी होती है। इसका मतलब कंपनी का अपना नाम होता है, कंपनी का अपना एड्रेस होता है, कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, कंपनी का अपना बैंक अकाउंट होता है। मतलब जैसे एक रियल पर्सन एक्ट करता है वैसे कंपनी की भी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे आप और मैं नेचुरल पर्सन है, एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। अब रिलायंस लिमिटेड है तो इट इज अ कंपनी। आप जोमेटो की बात करो तो जोमेटो लिमिटेड इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है जो उसके ओनर से और उसके शेयर होल्डर से सेपरेट है, ये ध्यान रखना है। कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है। सिटीजनशिप के लिए इंडिया में एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। उसमें बोला हुआ है कि इंडियन सिटीजन वही हो सकता है जो नेचुरल पर्सन हो और ह्यूमन बीइंग हो। ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। कंपनी ये क्राइटेरिया फुलफिल करती नहीं है, तो कंपनी के पास सिटीजनशिप नहीं होती। ये आपको ध्यान रखना है। आपके मेरे पास इंडियन सिटीजनशिप है, पासपोर्ट है, लेकिन कंपनी के पास ऐसा नहीं होता। तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फिर बोल रहे हैं कंपनी हैज अ नेशनैलिटी। नेशनैलिटी मतलब इंडियन कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, चाइनीज कंपनी, अमेरिकन कंपनी, वो होता है। तो नेशनैलिटी होती है। रेसिडेंशियल स्टेटस भी होता है, वो इनकम टैक्स के हिसाब से। नेक्स्ट पार्ट है लिमिटेड लायबिलिटी।
लिमिटेड लायबिलिटी मैंने आपको कल ही बताया था, कंपनी बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस कि हम कंपनी क्यों बना रहे हैं, ताकि लायबिलिटी लिमिटेड हो जाए। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है, जैसे हम आप सब, मैं और हम सब मिलके ना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अपन ने सोचा चलो साथ में बिजनेस करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा सब इन्वेस्ट करेंगे। तो अपन सब ना 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का कमिटमेंट दे दिया, और हम 50 लोग मिलकर 50 लाख रुपए कैपिटल रेज कर रहे हैं, और 50 lakhs में अपना बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। बट लॉस का रिस्क है, बट अपन सब ये सोच रहे हैं कि यार 1 लाख रुपए हमारे पास है, इससे ऊपर नहीं दे पाएंगे, तो कल को अगर नुकसान हो गया तो ऊपर 5,000 भी कोई मांगेगा तो भाई मेरे पास तो नहीं है। तो एक काम करते हैं, कंपनी फ्रेम करते हैं, सब लोग 1-1 लाख रुपए उसमें कैपिटल लगाते हैं, 50 lakhs का फंड क्रिएट करते हैं, उससे बिजनेस शुरू करते हैं। कल को अगर लॉस हो गया तो आप सबकी और मेरी मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी, 1 लाख रुपए जो हम दे चुके हैं। अब अगर आउटसाइडर्स को कोई लॉसेस हो गए, बैंक्स के डिफॉल्ट्स हो गए, क्रेडिटर्स का बिल पे नहीं कर पाए हम, तो मैक्सिमम हमारा 1-1 लाख रुपए जाएगा जो कंपनी कैपिटल में लगा है। भाई कंपनी के नाम पे जो है असेट्स, इन्वेंट्री, गुड्स, एनीथिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इसको बेचो, जो पैसा है ले जाओ। हम लोग 1-1 लाख रुपए से ऊपर कुछ भी देने के लिए लायबल नहीं है। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी। ये अगर सोल प्रोपराइटर होती, पार्टनरशिप होती, तो जितना नुकसान हुआ सब देना पड़ता। तो 50 लाख तो लगाए थे, मान लो अगर लॉसेस 80 लाख हो जाते तो ऊपर का 30 लाख रुपए अपने सबको देना पड़ता। तो वो प्रॉब्लम कंपनी में नहीं आता, इसलिए हम लिमिटेड लायबिलिटी के लिए कंपनी को फ्रेम करते हैं। क्लियर? ये पार्टनरशिप फॉर्म में भी अब ये फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन उसमें नाम चेंज कर दिया, इट इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, शॉर्ट में अपने बोलते हैं LLP। तो LLP में भी अभी ये बेनिफिट मिलता है कि आपकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, परपेचुअल सक्सेशन, कुछ आइडिया इसके बारे में? परपेचुअल सक्सेशन, हाँ ऐसे ही बोलते हैं, मेंबर्स में कम एंड गो, कंपनी विल बी फॉर एवर, पीपल में कम एंड गो, कंपनी विल बी फॉर एवर। तो यहाँ पे ये है कि कंपनी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, उसकी कोई लाइफ या कोई डेडलाइन नहीं है। आज एक कंपनी अगर आप स्टार्ट करते हो वो अगले 100 साल भी चल सकती है, 500 साल भी चल सकती है। टाटा ग्रुप का एग्जाम्पल ले लो, 1868 में स्टार्ट किया था, आज भी चल रहा है, मोर देन 150 ईयर्स। तो 150 ईयर्स पहले जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी, उनमें से तो आज कोई भी अवेलेबल होगा नहीं, ना शेयर होल्डर, ना मैनेजर, ना स्टाफ, कोई नहीं होगा, सब कुछ चेंज हो गया, लेकिन स्टिल टाटा ग्रुप आज भी चल रहा है। तो इस टाइप की जो लेगेसी क्रिएट होती है वो कंपनी में हो सकती है, इसको हम क्या बोलेंगे, परपेचुअल सक्सेशन। डन। नेक्स्ट पॉइंट, सेपरेट प्रॉपर्टी, सिंपल पॉइंट हो गया, कंपनी अपने नाम पे असेट परचेज कर सकती है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का यहाँ अपने हजीरा में प्लांट है, तो वो क्या मुकेश अंबानी के पर्सनल नाम पे या उनके फैमिली मेंबर्स के नाम पे, कंपनी के नाम पे। अब कल को वो है नहीं है, कंपनी के नाम पे वो असेट रहेगी, किसी का पर्सनल उसमें कोई कंट्रोल नहीं चलेगी, ये पॉइंट है। नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, इसका मतलब अगर आप कंपनी में शेयर होल्डर, जैसे 1 लाख रुपए आपने कंट्रीब्यूट किए थे, तो कुछ सर्टिफिकेट तो मिला होगा आपको एज अ प्रूफ कि 1 लाख रुपए आपके हैं, तो शेयर सर्टिफिकेट है। अगर आपको अपना हिस्सा किसी और को बेचना है तो बेच सकते हो या नहीं, आराम से बेच सकते हैं। अच्छा, ये ट्रांसफरेबिलिटी कैसी है, रिस्ट्रिक्टेड है या फ्री है? मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं या कोई कभी भी किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है? दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कंपनी। अगर पब्लिक कंपनी है तो आप फ्रीली ट्रांसफर करो, प्राइवेट कंपनी है तो रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, वो रूल्स में आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक बाइफर्केशन है। इसके बाद कैपेसिटी टू स्यू एंड टू बी स्यूड, इसका मतलब केस फाइल करना। आप कंपनी पे केस फाइल कर सकते हो, कंपनी आप पे केस फाइल कर सकती है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये यहाँ पे बता दिया। अगला पॉइंट, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। एक कंपनी के नाम से लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? है पॉसिबल? हो सकता है। अच्छा, 2 कंपनीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या एक नेचुरल पर्सन होना मैंडेटरी है? बोलो, हो सकता है, दोनों कंपनीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अच्छा, एक नेचुरल पर्सन और एक कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स रहते हैं। लिमिटेशन ऑफ एक्शन, 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, कुछ आइडिया? हाँ, मेमोरेंडम में क्या क्या होता है, कुछ बेसिक डिटेल्स कंपनी की, जैसे कंपनी का नाम, एड्रेस, ऑब्जेक्टिव, क्या बिजनेस करेंगे, कैपिटल, मेंबर्स के नाम जो सब्सक्राइबर्स बोलते हैं, ये सब डिटेल्स होती है। अब ये सारी चीजें जो है, कंपनी का मेमोरेंडम जो है ना, उसको बोलते हैं कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी कंपनी अपने मेमोरेंडम के बाहर जाके अगर कुछ करे तो हम बोलेंगे दैट इज इलीगल। तो लिमिटेशन ऑफ एक्शन का मतलब ही वही है कि भाई कंपनी इज बाइंडेड बाय इट्स ओन रूल्स और वो रूल्स को ब्रीच नहीं कर सकती। अच्छा, दूसरा डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स में हम क्या देखते हैं, कंपनी के वर्किंग रूल्स, डे टू डे, बाई लॉज भी बोला जाता है उसको, कि डे टू डे एक्ट कैसे करेंगे, उसके सारे रूल्स उसके अंदर है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स कंपनी को बाइंड करते हैं और गवर्न करते हैं, इसलिए उनके एक्शंस इन 2 डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे लिमिटेड होते हैं। आप चाहो तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स को अमेंड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सब शेयर होल्डर्स हो, मीटिंग करो, डिस्कशन कर लो क्या चेंजेस करने, वोट करके रेजोल्यूशन पास कर लो, और फिर आप रूल्स में चेंजेस कर सकते हो।
बट जो लिखा है उसके बाहर जाके कुछ एक्ट करोगे तो इलीगल हो जाएगा। उसके लिए टर्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स एक्टिविटी। तो अल्ट्रा वायर्स मतलब बियॉन्ड द पावर्स, ये टर्म आता है। नेक्स्ट, सेपरेट मैनेजमेंट। हाँ, कंपनीज की ये सबसे हाईलाइटेड चीज है। कंपनीज में यूजुअली ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग होता है। आपने रिलायंस के शेयर ले लिए, 2,500-3 हज़ार रुपये का शेयर है, खरीद लो, तो आप रिलायंस के मालिक तो हो गए, लेकिन मैनेजमेंट आप खुद करते हो। आपने रिलायंस के 10 शेयर खरीदे, कल सीधा मुंबई चले गए, मुकेश अंबानी के बाजू में चेयर लगवा ली अपनी, बोला आप मालिक हो मैं भी मालिक हूँ, एक शेयर खरीदा है तो क्या हो गया, मैं कायदे से तो मैं भी शेयर होल्डर हूँ ना, अब मैं मैनेजमेंट करूंगा, आपके साथ ही बैठूंगा, आपकी गाड़ी में आऊंगा, मेरे को घर भी छोड़ देना रास्ते में, इतनी सारी गाड़ियों का करोगे क्या, ठीक है, तो थोड़ा घूमते फिरते निकल जाएंगे, लेकिन मैं भी साथ में काम करूंगा। ऐसा जरूरी नहीं है। तो हर इन्वेस्टर कंपनी का खुद मैनेजमेंट कर रहा हो, नॉट नेसेसरी। अगर आप करना चाहते हो तो आपके मेरिट पे, आपकी क्वालिफिकेशन पे कर सकते हो, बट उसका प्रोसेस जो है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। बट यूजुअली क्या होता है, जो लोग पैसा लगाते हैं वो कंपनी खुद चलाते नहीं, वो सिर्फ इन्वेस्ट कर देते हैं। कंपनी चलाने के लिए क्या करते हैं, प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं जिन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, बिजनेस स्टडीज की हुई है, वो आपको उससे पैसा कमा के देंगे। ये सिंपल फॉर्मेट है। तो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर डिफरेंट। नेक्स्ट है वॉल्यूंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। यूजुअली कोई कंपनी, जैसे अपन सब बात कर रहे थे, अभी 1-1 लाख रुपए लगाए कंपनी बनाएंगे, क्या इंटेंशन था आपका पैसे लगाने का, प्रॉफिट कमाना। अच्छा, आप अपनी मर्जी से जुड़ रहे थे या मैंने बोला है तो पैसे देने ही पड़ेंगे, ऐसा कुछ है मैंडेटरी? मैं बोला नहीं भाई पैसे देने ही पड़ेंगे, बात हो गई, 1 लाख रुपए देके ही जाना, नहीं तो घर नहीं जाना है, चलेगा ऐसा? बोले सर ये क्या जबरदस्ती, 1 लाख रुपए होते हैं हमारे पास तो हम यहाँ बैठे होते, ऑलरेडी कहीं पैसा इन्वेस्ट करके कमा रहे होते हैं। भाई नहीं है, 1 लाख रुपए नहीं लगाने है भी तो भी नहीं लगाने, आप फोर्स थोड़ी कर सकते हो। तो यूजुअली कंपनी इज वॉल्यूंटरी एसोसिएशन फॉर मेकिंग प्रॉफिट। अब इसका एक एक्सेप्शन है, वहां पे एक स्टार मार्क कर देना, वॉल्यूंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट वर्ड पे एक स्टार मार्क लगा दो, मतलब उसका एक्सेप्शन है। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो प्रॉफिट के लिए नहीं बनती। बोलो है ऐसी कोई कंपनी? सेक्शन 8 कंपनी, एनजीओस, ठीक है, नॉन प्रॉफिट कंपनीज। तो ये पॉइंट जो है ना 100% ट्रू नहीं है। एक एक्सेप्शन है इसका, दैट इज सेक्शन 8 कंपनी। जो कंपनी तो बनती है लेकिन उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। उसके बारे में आगे जब बात करेंगे उस सेक्शन में तो डिटेल्स डिस्कस हो जाएंगे। और लास्ट पॉइंट है इसका टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। अब कंपनी क्रिएट हो सकती है तो कंपनी टर्मिनेट भी हो सकती है। कंपनी क्रिएट करने के लिए आपने मेमोरेंडम आर्टिकल रजिस्टर करा लिए, अब कंपनी बंद करनी है तो क्या करेंगे? वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन प्रोसेस। तो लिक्विडेशन प्रोसेस में एग्जैक्टली होता क्या है, कुछ बेसिक पता है उसके बारे में? सारे असेट को सेल ऑफ कर देते हैं, पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देते हैं। अच्छा, ये प्रोसेस करता कौन है? लिक्विडेटर। ये एक आउटसाइडर प्रोफेशनल है जो फीस चार्ज करके आपको ये काम करके देगा, क्योंकि आप सबको ये काम दे दिया ना तो आप पहले अपने पैसे निकाल लोगे, बाकी सबका भूल जाओगे, क्या पता उनके भी आप ही रख लो, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ट्रस्ट फैक्टर का प्रॉब्लम आता है कि ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं होगा। तो बेटर है प्रोफेशनल को हायर करो, उसको सिर्फ अपनी फीस से मतलब है, आपके पैसों से मतलब नहीं है। तो असेट्स बेचेगा, फंड इकट्ठा करेगा, लायबिलिटीज को पे ऑफ करेगा। अच्छा, लायबिलिटीज को कैसे पे ऑफ करते? जो पहले आया वो सबको मैसेज छोड़ दिया, जो भाग के फटाफट शाम को जाके पैसे ले आया उसको मिल गए, जो लेट पहुंचा पैसे खत्म हो गए, ऐसा होता है। फिर सब बोले मैं क्यूआर कोड भेज रहा हूँ, गूगल पे कर दे फटाफट, ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसमें जो पैसे पे ऑफ होते हैं वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में होते हैं जो लॉ में उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है। पहले सिक्योर्ड वालों को पे करते हैं, फिर आउटसाइडर्स वालों को पे करते हैं, फिर अनसिक्योर्ड वाले एंड ऑल, फिर उसके बाद आते हैं अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फिर आते हैं इक्विटी वाले लास्ट में। जब तक पैसा खत्म हो गया तो फिर लॉस, रिस्क टेकर्स होते हैं। तो सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी है ताकि डिस्प्यूट ना हो और सबको प्रॉपर तरीके से अपना पैसा मिले। और फंड शॉर्ट पड़ रहे हो तो लॉस उसी को बेयर करना पड़े आइडियली जिसका वो पॉइंट बनता है, जैसे इक्विटी वाले लास्ट में उनका ही नंबर आता है वैसा। तो ये टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस की बात हो रही है। अच्छा, वाइंडिंग अप तो आपने बता दिया, तो सिर्फ असेट लायबिलिटीज खत्म कर देने से कंपनी बंद हो गई या उसके बाद भी प्रोसीजर होता है? एक टर्म और यूज होता है डिसोल्यूशन, मे भी आप उसको सिमिलर मानते होंगे, टेक्निकली फर्क है। लिक्विडेशन करने के बाद डिसोल्यूशन का प्रोसेस होता है, आरओसी में जाके बताना पड़ेगा कि सर हमने ऐसे ऐसे वाइंडिंग का प्रोसीजर कर दिया, बैलेंस शीट जीरो हो चुकी है, अब आपके रजिस्टर में जो नाम लिखा है ना हमारी कंपनी का कि दिस एग्जिस्ट, आप उसको हटा दो, तब जाके आपकी कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म होता है। सिर्फ असेट बेच देने से, लायबिलिटी चुका देने से कंपनी बंद नहीं हो जाती। कंपनी बंद करने के लिए लास्ट में जाना पड़ता है आरओसी में, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ द नेम ऑफ अ कंपनी। आरओसी रजिस्टर में से नाम कैंसिल करेगी तब वो कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, लेकिन तब तक एग्जिस्ट करती है विद जीरो असेट एंड जीरो लायबिलिटी, लेकिन ऑन पेपर एग्जिस्ट करती है, कैंसिल करवाना पड़ता है नाम। क्लियर हुआ? तो ये प्रोसीजर है, दैट इज रिगार्डिंग द टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। तो ये जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक बार मैंने आपको बेसिक समझा दिया कि इसके अंदर क्या पॉइंट्स होते हैं। अब ये सब पीछे इन्होंने इस चैप्टर में ना थियरी के फॉर्म में दे रखे हैं और ये आपने डबल ईटी में पढ़ा हुआ है, पूरा कंटेंट जो है पूरा सेम ही है। तो मैं ना इसमें वर्ड टू वर्ड नहीं जा रहा हूँ,
मैंने आपको जो कंसेप्ट समझाया उसमें मैंने 90% पॉइंट्स कवर कर दिए। जो नहीं कवर हुए मैं आपको टिक करवा दूंगा कि ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, बाकी का सारा कंटेंट आपका इसमें कवर अप हो चुका है। अच्छा, आप देखोगे ना हर एक पॉइंट के साथ आपको केस दिखेगा, दिख रहा है? वो भी आपकी डब्ल्यूटी की बुक में मैंने रखा हुआ था। मैं वो केसेस आपको एक बार रिकॉल करा दूंगा, हम रिवीजन कर लेंगे कि उसमें क्या था। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है आपके भी वो केसेस कवर हो जाएंगे, उसका प्रॉब्लम नहीं। बट जो थियरी वाला पार्ट है ना उसमें आपको मेरी जरूरत नहीं, वो आप रीडिंग में आज स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं, एक दो ही है तो वो बता ही देता हूँ, तो वो टॉपिक पैकअप हो जाए, फिर नया टॉपिक अपने कल से स्टार्ट करेंगे। देखो जो सेपरेट प्रॉपर्टी वाला पॉइंट है पेज नंबर 12 पे 7th नंबर का पॉइंट है, डायरेक्टली आप उस पे आ जाओ। सेपरेट प्रॉपर्टी, मैंने आपको बोला कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें जो लास्ट पॉइंट है ना मैंने उसको बोल्ड और अंडरलाइन किया हुआ है, अ मेंबर डज नॉट इवन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। ये हाईलाइट करके रखने वाला पॉइंट है, एग्जाम में केस स्टडी बना के कुछ यूज कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, सिंपल एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज अपन अभी बात कर रहे थे कंपनी फ्रेम करने की, तो आप सबने 1-1 लाख रुपए लगाने का कमिटमेंट दिया, 50 लाख रुपए का फंड क्रिएट हुआ। उस 50 लाख रुपए के फंड से हमने एक ऑफिस स्टार्ट की, असेट्स खरीदी, कुछ मशीन वशीन लगाई। अब ये सारा जो भी प्रोसेस हो रहा है ये किसके नाम पे सब असेट खरीदी जाएंगी? आपके नाम पे, मेरे नाम पे या कंपनी के नाम पे, ताकि सबका पैसा सेफ रहे। तो कंपनी के नाम पे असेट खरीद ली, कोई रिस्क नहीं है। लेकिन पता है प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस होता है, मशीन का, प्लांट एंड मशीनरी, फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, फिर ये नेचुरल कैलामिटी में कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए उसका इंश्योरेंस। तो जब इंश्योरेंस की बात आई तो मैं मैनेजमेंट कर रहा था, इंश्योरेंस वाला काम देख रहा था। इंश्योरेंस में ना एक बेनिफिशियरी का नाम लिखवाना पड़ता है या नॉमिनी, कि अगर कल को ये प्रीमाइसेस डैमेज हो गई, आग लग गई, तो इसका पैसा किसको मिलेगा। तो जब पैसा लेने की बात आई ना तो मैंने बेनिफिशियरी में अपना इंडिविजुअल नेम लिखवा दिया और मेरा बैंक अकाउंट दे दिया कि कल को अगर ये ऑफिस में आग लग जाए और सब कुछ खत्म हो जाए तो इसके इंश्योरेंस के पैसे मेरे अकाउंट में भेज देना। बोलो ये चलेगा या नहीं? सही है ये? अगर ऐसा अलाउ किया तो आग जल्दी लगेगी, बहुत जल्दी। और लगाएगा कौन? मेरे तो पैसे इनकैश हो जाएंगे ना। आप सबसे 1-1 लाख रुपए लिए, 50 लाख की दुकान खरीदी, दुकान में आग लगवा दी, 50 लाख इंश्योरेंस से मेरे अकाउंट में आ गए। स्कीम समझे कितनी अच्छी स्कीम है? 1 लाख को 50 लाख में कन्वर्ट करने की स्कीम है, वो भी कुछ दिनों में हो जाएगा। तो फिर सब लोग यही करेंगे। तो यहाँ क्लियर बोला कि सेपरेट प्रॉपर्टी वाले पॉइंट में ध्यान रखना है कि किसी इंडिविजुअल मेंबर का इंश्योरेबल इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में नहीं हो सकता जो कंपनी के नाम पे। आइडियली करना ये चाहिए था, बेनिफिशियरी शुड बी कंपनी और बैंक अकाउंट कंपनी का देना चाहिए था, ताकि कल को कुछ हो भी जाए तो 50 लाख रुपए कंपनी के अकाउंट में आए, जिसपे आप सबका इक्वल राइट रहेगा, सिर्फ मेरे अकेले का नहीं। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको नोट करके रखना है। बाकी सारी चीजें इसमें कवर हो गई। और बाकी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो वॉल्यूंटरी एसोसिएशन वाला, जो मैंने आपको ऑलरेडी स्टार मार्क करके बता दिया, वो भी देख लो, पेज 14 पे है, जिसमें सेक्शन 8 वाली कंपनी की बात हो रही है। तो मैंने आपको बोल ही दिया वो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं बनती। अच्छा, सेक्शन 8 कंपनी को ना प्रॉफिट कमाने के लिए किसी ने मना नहीं किया। स्टूडेंट्स इसको मिक्स कर देते हैं, बोले सर सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट कमा कैसे सकती है? भाई कमा सकती है। ट्रस्ट वाले, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वाले जो भी सर्विसेज देते हैं वो लोग उसके लिए पैसा चार्ज करते हैं। उन पैसों पे थोड़ा बहुत वो लोग प्रॉफिट भी कमा लेते हैं, बट वो प्रॉफिट भी तो नेसेसरी है, स्टाफ सैलरी, मेंटेनेंस, ये वो, ऊपर के पैसे कहाँ से लाएंगे? तो प्रॉफिट कमाने में कोई मना ही नहीं है, लेकिन वो प्रॉफिट मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा एज डिविडेंड, ये रिस्ट्रिक्शन होता है। तो सेक्शन 8 कंपनी कैन अर्न प्रॉफिट, दे ऑलरेडी अर्न प्रॉफिट, बट वो बांटते नहीं मेंबर्स में। तो जिन लोगों ने सेक्शन 8 कंपनी के शेयर खरीदे उन्होंने वो शेयर चैरिटी के तौर पे ही खरीदे, क्योंकि डिविडेंड तो कभी मिलेगा नहीं, उस पर कोई प्रॉफिट हो नहीं सकता, कोई अप्रिसिएशन नहीं आएगा, तो उससे आप पैसा नहीं कमा सकते। अच्छा, जो भी प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी ने कमाया वो उनको अगले साल फिर से चैरिटेबल पर्पस के लिए खर्च करना पड़ेगा, आपस में बांटना अलाउड नहीं है। तो वॉल्यूंटरी एसोसिएशन है बट नॉट फॉर प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट कमा लिया आपस में बांट नहीं सकते, कमाने पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बांटने पे रिस्ट्रिक्शन है। समझ आया ये पॉइंट? ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन वाली बात है, इसमें ध्यान रखनी। अब इसके साथ आपके ना ये कैरेक्टरिस्टिक्स वाले सारे पॉइंट्स मैंने कवर करा दिए इसमें, एक्सेप्ट द केसेस। बाकी थियरी आप आज पढ़ के कंप्लीट कर सकते हो, कल मैं केसेस एक्सप्लेन कर दूंगा तो वो भी पार्ट कवर हो जाएगा। और बाकी का टॉपिक अपने फिर कल कंटिन्यू करेंगे, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, इस पे कल बात करेंगे। क्लियर? बस तो आज के लिए इतना रखते हैं, मोर देन इनफ।